अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम कार्बोजाइलिक कंपाउंड्स है, इसका लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि ये मेंशन किया हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और इस कार्बन के साथ ये जो दो लाइनें लगाई हुई है ना, इसका मतलब ये है कि इधर भी कार्बन की फर्दर चेन हो सकती है, इधर भी कार्बन की चेन हो सकती है, या इधर भी हाइड्रोजन हो सकता है, इधर भी हाइड्रोजन हो सकता है। या तीसरी कंडीशन ये है कि एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन की चेन, चाहे वो आप राइट साइड पे कार्बन की चेन लगा दो या लेफ्ट साइड पे, या लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन लगा दो या राइट साइड पे। तो पहले ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन के दोनों तरफ या तो कार्बन की चेन हो या दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हो, या एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन लगा हो या कार्बन की चेन लगी हो, तो ऐसे कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब यहां पे हमारे पास दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो जिसमें से एक हमारे पास है एल्डिहाइड, एक कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। और ये हमारा चैप्टर कार्बोजाइलिक कंपाउंड्स के ऊपर है। इसका मतलब हम ना इस चैप्टर में कार्बोजाइलिक ये इधर मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये कार्बोजाइलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोजाइलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसलिए इन तीनों को, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोजाइलिक एसिड्स को, मैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नाम दे सकता हूं। तो दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोजाइलिक एसिड। यहां हम ये जो चैप्टर है ये कार्बोजाइलिक एसिड के ऊपर है। तो कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है, ये आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ऐसे अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बोजाइलिक एसिड है, इस कार्बोजाइलिक एसिड के ये जो कार्बन है, इसके एक तरफ मैं कार्बन की फर्दर चेन लगा दूं या हाइड्रोजन लगा दूं और दूसरी तरफ OH लगा दूं, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, कार्बोजाइलिक एसिड कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो यहां यही बात लिखी है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके अंदर इन विच कार्बोनाइल कार्बन, इस कार्बन को मैं कार्बोनाइल कार्बन का नाम दूंगा, जिसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है। ये कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच विद OH। ये कार्बन अगर OH के साथ जुड़ा हुआ, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ भी OH के साथ जुड़ा हुआ और दूसरी तरफ हाइड्रोजन या कार्बन की चेन के साथ अगर ये अटैच हुआ ये कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड कार्बोजाइलिक एसिड्स कहलाते हैं। ये अगर आपको नहीं समझ आई तो यहां इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने लिखी हैं, ये आपको यहां एग्जांपल से समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। अब जैसे कि अगर आप देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो हमारे पास ग्रुप है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं इस ग्रुप को। अब इस कार्बन ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन कहलाएगी। अगर इस कार्बन के एक तरफ OH जुड़ा हो, जैसे कि ये पॉइंट लिखा हुआ OH जुड़ा हो, दूसरी तरफ H या कार्बन की चेन जुड़ी हो, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड या कार्बोजाइलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसका नाम भी आप लिख सकते हो, इसका आयोपेक नेम इस तरह से लिखेंगे कि इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम आप काउंट करोगे। जैसे कि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन वाले अल्केन का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन अल्केन का नाम जब लिखेंगे तो ई उसका हम नहीं लिखेंगे, तो यहां से ई को आपने हटा के नाम लिखना है। अगर ये कार्बोजाइलिक एसिड है तो कार्बोजाइलिक एसिड का नाम लिखते हुए ई को हम रिप्लेस कर देते हैं OIC के अंदर, तो इसका नाम बनेगा मैथानोइक, और एंड पे क्या लिख देंगे, एसिड, तो इसका नाम बनेगा मैथानोइक एसिड। या इसका एक कॉमन नेम है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। और इसको आपकी बुक वाले ने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसकी कोई स्पेशल रीजन नहीं है, बस वैसे ही ये हमारे पास कॉमन नेम है और ये हमारे पास आयोपेक नेम है। इसी तरह से ये कंपाउंड अगर आप इसको गौर से देखो तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, इसको बेशक आप सर्कल भी कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा
कार्बोनाइल ग्रुप की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। अब इस कंपाउंड में अगर देखो कार्बोनाइल कंपाउंड के, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH जुड़ा हुआ है और एक तरफ कार्बन की चेन है, तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अगर OH अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड। तो ये भी कार्बोजाइलिक एसिड है। इसमें अगर नंबर्स ऑफ कार्बन एटम काउंट करो तो मुझे 2 नजर आ रही हैं। 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है इथेन। इथेन का मैंने ई नहीं लिखा, ई को हटा के हमने OIC एसिड लिखा था, तो इसके भी एंड पे क्या लिख देंगे, OIC एसिड। तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड, या इसका एक कॉमन नेम जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, एस्टिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, एस्टिक एसिड। अब यहां पे ये कॉमन नेम है, ये इसका आयोपेक नेम है। इसी तरह से अगर आप इस ग्रुप को देखो तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इधर भी ये हमारे पास ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ये इसका नाम ऐसे यहां लिखा हुआ है, ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल, तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप भी है। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, इधर भी OH जुड़ा हुआ है, इधर भी OH जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ OH जुड़ा हो उसको आप क्या कहते हो, कार्बोजाइलिक एसिड। तो ये भी कार्बोजाइलिक एसिड है। अब इसका नाम अगर आपने लिखना है तो इसमें 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है प्रोपेन। प्रोपेन का प्रोपेन का आपने ई नहीं लिखना, उसकी जगह क्या लिखना है, OIC लिख के एंड पे एसिड लिख दोगे तो ये प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। इसका कॉमन नेम है प्रोपायोनोइक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन जो हम नाम प्रेफर करते हैं वो आयोपेक नेम को प्रेफर करते हैं। तो ये जो पहला नाम है अगर ये भी आप याद रख लो, ये नीचे वाले इतने जरूरी नहीं है, आयोपेक नेम को हम प्रेफर करते हैं। तो ये सारे हमारे पास किसकी एग्जांपल्स में आते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड में। और ओवरऑल इनको आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स का भी नाम दे सकते हो। अब हमारे पास एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड। अब जो एलिफेटिक, एक हमारे पास होते हैं एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड्स और दूसरे होते हैं एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड। जो एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड की। एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ये वाला ग्रुप जो है यहां कार्बन की चेन के साथ, ओपन चेन के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बोजाइलिक एसिड को हम एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड का नाम देते हैं। तो इसको आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल से मैं यहां एक दो एग्जांपल और भी लिखता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मेरे पास दोनों एग्जांपल्स किसकी हैं, एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड की। एरोमेटिक में एग्जांपल लिखूंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि हमारे पास एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड हैव द कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप, ये पूरा ग्रुप कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप कहलाता है। मैं इसको यहां लिख भी देता हूं। कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, COOH। इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड। या इसके अंदर ये वाला पोर्शन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो कार्बोजाइलिक एसिड के साथ अगर कार्बन की चेन जुड़ी हो, ओपन चेन जुड़ी हो, तो वो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड होते हैं। तो ये देखो क्या लिखा हुआ, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन की जो फर्दर चेन होती है उसको हम अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। जैसे इसमें 1 कार्बन है तो ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन है ये भी अल्काइल ग्रुप है, अगर 3 कार्बन है तो अल्काइल ग्रुप है, 4 5 6 जितनी भी कार्बन अटैच होंगी ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होंगे। और ये अल्काइल ग्रुप अगर ओपन चेन के अंदर है तो तब जो कार्बोजाइलिक एसिड होगा वो हमारे पास एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड कहलाएगा। ये दोनों एग्जांपल एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड की हैं। अब एरोमेटिक कार्बोजाइलिक एसिड ऐसे होते हैं जिसमें फिनाइल ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि यहां मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है,
इस ग्रुप को ना अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो ये मेरे पास फिनाइल ग्रुप कहलाता है। इस चीज को हम क्या लिखते हैं, C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ये अगर जुड़ा हो किसके साथ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH के साथ, तो ये हमारे पास कैसा, किसकी एग्जांपल है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें COOH ग्रुप जो है उसके साथ रिंग अटैच है। इधर ओपन चेन थी, इधर रिंग अटैच है। अगर बेंजीन रिंग अटैच हो तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या अराइल ग्रुप हो। अच्छा, अराइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप में क्या फर्क है, फिनाइल में सिर्फ कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 5 होते हैं। मतलब ये वाला ग्रुप जो है ना, चलो मैं इसको आप यहां भी इसको शो करके देता हूं। इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, फिनाइल ग्रुप। इधर लगा लो या कहीं भी चेन लगा लो, ये फिनाइल ग्रुप है। और जो एराइल ग्रुप होता है ये भी होता है, रिंग्स ही हैं, लेकिन इसमें एक से ज्यादा रिंग भी हो सकती है। जैसे कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ में मैं 2 लगा देता हूं, और यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, एराइल ग्रुप। इसमें एक कार्बन की चेन भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, डिफरेंट ये कार्बन की चेन हो सकती हैं, 2 रिंग हो सकते हैं, 3 रिंग हो सकती हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी डिफरेंट। जैसे एक रिंग के अंदर 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, या ये फिक्स है। फिनाइल में आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, C6H5, मतलब ये वाला ग्रुप सिर्फ फिनाइल को लाएगा। इसके बाद जो बाकी रिंग्स वाले कंपाउंड है वो उनको आप अराइल ग्रुप कहोगे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग अटैच हो, फिनाइल ग्रुप अटैच हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, या एराइल ग्रुप अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड्स को भी क्या बोला जाता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। इसमें ओपन चेन अटैच होगी, इसमें रिंग्स अटैच होंगी। अब जो जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो मैंने बता दिया है। जनरली आप ये इस तरह से मेंशन करते हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और इधर कार्बन की चेन R का मतलब जो मैंने यहां बताया अल्काइल ग्रुप, यहां लिखा हुआ है। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको आप किससे जनरली रिप्रेजेंट करते हो, इसको R से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, और इधर कार्बन की चेन है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो R है ये इसकी जगह H भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। अराइल ग्रुप मतलब ये फिनाइल वगैरह और कार्बन की रिंग की फॉर्म में चेन, या ओपन चेन हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। जैसे कि इस कंपाउंड के अंदर अगर R की जगह H लगाओगे तो ये मेरे पास मेथनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अगर अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो ये मेरे पास ये ग्रुप, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, या फिर ये वाला। अगर एराइल ग्रुप लगाओगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन जाते हैं। फिर इसके बाद कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, इनको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले यही लिखा हुआ, अल्कोहल इज रेडली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। यहां पे याद रखो बात, ये हम रिएक्शन से भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है, वो पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। अल्कोहल किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड के अंदर। अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, ये भी आप वैसे 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज होता है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। ये बातें भी हम पढ़ते हैं। अब जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना हो तो उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जिसका फार्मूला है, ये हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। और दूसरा, अगर ये यूज नहीं करना तो इसकी जगह KMnO4 आप यूज कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन जब भी आपने ये यूज करना है तो ये भी किसी एसिड की प्रेजेंस में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसको यूज करना है तो इसको भी सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में आपने इन दोनों को यूज करना है। इन दोनों में से कोई सा आप एक यूज कर सकते हो, लेकिन साथ कंडीशन यह है कि साथ क्या होना चाहिए,
हमारे पास कोई सभी स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉर्मली हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो तीसरा पॉइंट, दिस प्रोसेस इज फास्ट, ये बड़ी जल्दी से रिएक्शन होता है, लेकिन शर्त यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जैसे कि K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इन दोनों को जब आपने यूज करना है तो इनको किसकी प्रेजेंस में करना है, एसिडिक मीडियम जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तीनों बातों को हम रिएक्शंस के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल, ये मेरे पास एक अल्कोहल है RCH2OH। अब इसको इस तरह से क्यों लिखा है, ताकि आपको आसानी से ये रिएक्शन समझ आए। अब ये मेरे पास अल्कोहल है और इसको मैं जनरली क्या लिखूंगा, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल का फर्दर नेम नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ आर ग्रुप अगर CH3 होता तो ये एथेनॉल होता। अब मैंने इसका रिएक्शन किससे करवाया है, KMnO4 प्लस H2SO4। अब इन दोनों मैंने कौन सा रिएजेंट यूज किया, KMnO4, इसकी जगह मैं KMnO4 की जगह K2Cr2O7 भी लिख सकता हूं, लेकिन साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिखना पड़ेगा। ये दोनों रिएक्ट करते हैं पहले आपस में और ये बनाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन ये हमारे पास होता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इस पूरे मॉलिक्यूल में से इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करता है, एक इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अगर आप देखो ना ये पूरा कंपाउंड आप ये बच जाएगा। मैं अगर इसको रिमूव करूं तो R, ये वाला R, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को एज इट लिखना है। ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन जिसको मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर देगा ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहां से आएगा, इन दोनों के रिएक्शन से। वो रिएक्शन यहां नहीं लिखा जाता, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं। या इसकी जगह K2Cr2O7 वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन ये और एक ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेते हैं। पीछे हमारे पास ये चीज बची। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक ये बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड, तीसरा ये बॉन्ड, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए हमें यहां क्या लगाना पड़ेगा, एक और बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ताकि कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाए और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए। तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो अल्कोहल को हमने किस में चेंज कर लिया, एल्डिहाइड के अंदर। एल्डिहाइड की क्या आइडेंटिफिकेशन है, एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके एक तरफ H और दूसरी तरफ R हो तो ये हमारे पास एल्डिहाइड कहलाता है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखो तो अल्कोहल को हमने एल्डिहाइड के अंदर चेंज कर लिया। कैसे, क्या करके, ऑक्सीडेशन करके। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके 2 काम है, या तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ये दोनों एक साथ काम करता है। यहां ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड भी कर रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव भी कर रहा है। तो अल्कोहल किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड। अब इसी एल्डिहाइड को मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं। अब सेम ये रिएजेंट मैंने यूज किया, KMnO4 किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये दोनों फिर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन में इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान अगर लगा दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही एल्डिहाइड मैंने वापस लिखा था, एल्डिहाइड वापस, ये दोनों रिएक्ट करके ऑक्सीजन इसमें ऐड करेंगे। यहां अब हाइड्रोजन ये रिमूव नहीं करेगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान एक और ऑक्सीजन लिख दो तो ये मेरे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा कि अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। लेकिन ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है पॉइंट नंबर 2 में ये बताया गया कि ये KMnO4 और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन होती है। या फिर KMnO4 की जगह K2Cr2O7 भी आप यूज कर सकते हो। अब ये जो बातें मैंने ये बताई हैं कि ऑक्सीडाइजिंग, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। इसको एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ये बेसिकली अल्कोहल में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर। तो ये बातें यहां लिखी हुई हैं। फिर स्टेप नंबर 2 में ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक ऑक्सीजन ऐड करता है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एल्डिहाइड चेंज हो जाता है। इसको पढ़ते हैं, यही बातें लिखी हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं।
प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, यहां मैंने नहीं लिखा, यहां आपने लिखना है नेसेंट ऑक्सीजन भी, यहां आपने क्या लिखना है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाला, इसको आप एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हो। किसके लिए? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कि ये दोनों रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन इस अल्कोहल को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज यहां क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस कंपाउंड ने हाइड्रोजन लूज किए और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इसका ऑक्सीडेशन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन का लूज होना, ऑक्सीजन का गेन होना, तो यहां ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है, इसलिए अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है? इन फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप के अंदर ऑक्सीजन एटम रिमूव, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या रिमूव करेगा? 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के दोनों हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देगा, स्टेप नंबर 1, और उसके अंदर एल्डिहाइड बनेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ कि ये जो एल्डिहाइड है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। इन सेकंड स्टेप ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, आसान अल्फाज में कि ये दोनों रिएक्ट करके और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन बनाएंगे। यही ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जब ऐड होगा तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये यहां तक रिएक्शन हो गया। अब इसको ना फिर दोबारा से उसने रिएक्शन लिखा है, ये मेरे पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, ये मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है, यहां हमने इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा है। यहां इसका नाम भी लिखा जा सकता है क्योंकि यहां आर नहीं है, सिंपल एक कंपाउंड लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या आप लोगों ने, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉरी इधर वाटर नहीं है, इधर सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिखना है, H2SO4, H2SO4, ये दोनों रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाएंगे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से ये जो कार्बन है ना, इससे एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेगा। इस CH3 में कोई चेंज नहीं है, इसको हमने उठा के एज इट लिख दिया। इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, ये CH बचा वो मैंने लिख दिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, पीछे ऑक्सीजन बचा, तो यहां ये वाला कंपाउंड किसमें चेंज हो गया, एथेनॉल के अंदर, जो कि एल्डिहाइड है। तो ये एथेनॉल को मैंने वापस लिखा। फिर यही रिएक्शन सेम सल्फ्यूरिक एसिड के MnO4 रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाएंगे, और यही नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर यहां दरमियान में ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 एज इट लिख दिया। ये कार्बन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और H। इसको असल में लिखने का तरीका ये होता है कि कुछ बच्चों का में भी कंफ्यूजन हो कि ये ऑक्सीजन यहां अब क्यों नहीं लिखा। ये बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको लिखने का तरीका ये होता है कि यहां एक तरफ कार्बन की चेन, फिर कार्बन, फिर 2 ऑक्सीजन इकट्ठे लिखे जाते हैं, फिर हाइड्रोजन एंड पे लिखा जाता है। और एल्डिहाइड को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले कार्बन लिखते हैं, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन लिखते हैं। तो ये सेम यही वाला रिएक्शन है, सिर्फ मैंने R की जगह पर क्या लिख दिया है, CH3। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन अल्कोहल की करके उसको पहले एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन ये भी है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल, 2 कार्बन वाले अल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनेगर। विनेगर बेसिकली ये जो कंपाउंड है ना, एस्टिक एसिड, ये इसी को विनेगर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन विनेगर क्या होता है, सिरका उर्दू जुबान में कहते हैं, लेकिन एस्टिक एसिड का 5% सोल्यूशन नॉर्मली बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक में कितना लिखा हुआ है, 4 to 8% एस्टिक एसिड का सोल्यूशन विनेगर कहलाता है। तो हम एथेनॉल को विनेगर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, एथेनॉल को विनेगर के अंदर चेंज कर देता है, किसकी प्रेजेंस में, एरोबिक एनवायरनमेंट। एरोबिक एनवायरनमेंट का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो पहले पॉइंट से मैं ये बात समझ आई कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम एसिटोबैक्टर है, वो क्या करता है, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करता है। बेसिकली एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो एंजाइम एथेनॉल को विनेगर के अंदर चेंज करता है। जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो एसिटोबैक्टर है, जो कि एक बैक्टीरिया है जो कैटलिस्ट जो कि एज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, और वो एथेनॉल को
एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है। तो ये दूसरी बात वही लिखी है, द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एसिटोबैक्टर है, वो एक एंजाइम रिलीज करता है। वही एंजाइम कैसा काम कर रहा होता है, एज अ कैटलिस्ट के तौर पे, और वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करके एथेनॉल को विनेगर के अंदर चेंज कर देता है, और इसका ये रिएक्शन है। ये एथेनॉल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। यहां ये एंजाइम कहां से आया, एसिटोबैक्टर ने प्रोड्यूस किया। इस एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और यहां ये विनेगर, इसने बुक वाले ने लिखा हुआ है, ये क्या होगा, विनेगर, सिरका, ये बेसिकली एथेनोइक एसिड है। अब इसको आपने याद कैसे रखना है, ये CH3 को मैंने एज इट लिख दिया, फिर यहां से मैंने क्या किया, इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। इन दोनों हाइड्रोजन की जगह एक मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और दोनों हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, उन्होंने मिलकर वाटर बना लिया। जो एक ऑक्सीजन बचा वो मैंने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया, H2 की जगह लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, विनेगर, जो कि 4 to 8% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है। ये इस बुक के अकॉर्डिंग बात लिखी हुई है। अच्छा, अब ना ये एक वर्ड लिखा हुआ फर्मेंटेशन। बेसिकली बैक्टीरिया एथेनॉल को जो विनेगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को यहां पे आप फर्मेंटेशन का नाम दे सकते हो। फर्मेंटेशन नॉर्मली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को चेंज करते हैं डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मेरे पास एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता चलता है। द फर्मेंटेशन इज कंप्लीट व्हेन एथेनॉल इज फुली कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। के फर्मेंटेशन का प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये इस तरह से पता चलेगा कि एथेनॉल सारा का सारा जब कन्वर्ट हो जाएगा ना एसिटिक एसिड के अंदर, तो हम कहेंगे फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि सारा एथेनॉल एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हो, बुक में लिखा हुआ है। एक तो टेस्ट करके, क्योंकि एसिटिक एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, उससे आप चेक कर सकते हो। अगर इसमें थोड़ा बहुत खट्टा टेस्ट हुआ, खट्टा टेस्ट प्रोड्यूस सही हो गया, तो उसका मतलब यह है कि हमारे पास एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। और दूसरा सबसे जो बेहतर तरीका केमिकल मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक ये प्रैक्टिकल करवाते हैं 10th क्लास के अंदर नॉर्मली, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी करवाया जाता है। टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा रिएक्टेंट, उसकी कितनी कंसंट्रेशन अभी बची हुई है, और कौन सा प्रोडक्ट वो कितना बन चुका है। तो टाइट्रेशन की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि सारा का सारा एथेनॉल जो है वो एसिटिक एसिड के अंदर चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारे पास एक मेथड है। फिर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो विनेगर होता है वो बेसिकली 4 से लेके 8% तक एसिटिक एसिड होता है। मतलब ये कि 4% अगर एसिटिक एसिड है तो 96% उसमें वाटर होगा। अगर 5% एसिटिक एसिड है तो 95% वाटर होगा। अगर 6% एसिटिक एसिड है तो 94% वाटर होगा। इसी तरह से रेशियो आप चेंज कर सकते हो। फिर आखिरी जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है ना, बैक्टीरिया की हेल्प से एथेनॉल को एसिटिक एसिड में चेंज करना, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो एथेनॉल यहां हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पहली बात तो यह है कि नॉर्मली एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से, और इसमें बैक्टीरिया ही ये पूरा प्रोसेस करवा रहे होते हैं। कोई हीट नहीं देनी पड़ती, कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं करना पड़ता, इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है। और जो हमारे पास एथेनॉल जो अभी मैंने बताया रॉ मटेरियल के तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं, वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आता है, मतलब वो प्लांट्स वगैरह से आता है, इसलिए वो कोई हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज नहीं करता, बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करता। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है।